हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आशा करती हूँ अच्छे होंगे और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीएस विद नेहा। तो आज की हमारी क्लास रहने वाली है आधुनिक भारत मॉडर्न हिस्ट्री में भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ओके, तो जैसे सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं 1498, फिर डच आते हैं 1602, फिर अंग्रेज़ का आगमन होता है ये 1608 में, फिर डेनिशों का आगमन होता है 1616, फिर फ्रांसीसियों का आगमन 1668। ध्यान रखिएगा, इनको एक एक करके डिटेल से हम नीचे की क्लासेस में करेंगे। साथ ही यदि आप चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आपके एग्जाम के हिसाब से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लास को पूरा देखिएगा। तो ये जो यूरोपियों का आगमन है भारत में वो क्रम दिया गया है, तो याद रखिएगा, ये भी पूछ लिया जाता है। सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं 1498, फिर डच आते हैं 1602, फिर अंग्रेज आते हैं 1608 में, और फिर डेनिश आते हैं 1616, फिर फ्रांसीसी 1668। ध्यान रखिएगा। पुर्तगाली विभिन्न आर्थिक और धार्मिक कारणों से भारत आए थे। वह भारत में तंबाकू और काजू लाने वाले पहले विदेशी थे। सबसे पहले आए और सबसे आखिर में गए। वास्को डी गामा 1498, वह भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाले पहले व्यक्ति थे। जो राजा जमोरिन कालीकट के तत्कालीन हिंदू शासक के शासनकाल के दौरान कालीकट आया था। कौन? तो वास्को डे गामा। उस समय भारत में जो कालीकट के उस समय राजा कौन थे? तो जमोरिन, उसी के शासनकाल में वास्को डी गामा भारत आया था और उसी ने उनका स्वागत किया था, वास्को डी गामा का। नेक्स्ट, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ये 1505 में आता है। वह भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय थे जो ब्लू वाटर पॉलिसी लेकर आए। ब्लू वाटर पॉलिसी एक व्यापारिक लाइसेंसिंग प्रणाली थी जिससे पुर्तगालियों को हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने की अनुमति दी गई। फिर उसके बाद अफोंसो ये आता है, अफोंसो डी अल्बुकर्क आता है ये 1509 में। वह भारत के दूसरे पुर्तगाली गवर्नर थे। उन्होंने 1510 में गोवा पर कब्जा कर लिया और सती प्रथा को समाप्त कर दिया। किसने? तो ध्यान रखिएगा, डी अल्बुकर्क। ओके, इसने सती प्रथा को समाप्त किया। नेक्स्ट, नूनो द कुन्हा, यह एक पुर्तगाली गवर्नर थे जिन्होंने 1530 में कोचिंग में गोवा जो कोचिंग से गोवा राजधानी स्थानांतरित की थी। किसने? तो नूनो द कुन्हा ने कोचिंग से जो गोवा राजधानी स्थानांतरित की थी। गुजरात में बहादुर शाह के शासनकाल में 1535 में दीव को पुर्तगालियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, जो गुजरात के शासक थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। डचों का आगमन, ये डच शब्द का अर्थ है नीदरलैंड के लोग। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई थी। उन्होंने 1605 में मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। अंग्रेजों का आगमन 1599, ईस्ट इंडिया कंपनी अस्तित्व में आई और 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने शाही चार्टर प्राप्त हुआ था, या महारानी एलिजाबेथ के थ्रू क्या शाही चार्टर प्रदान किया गया। 1608 में विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में पहुंचे। 1616 में मसूलीपट्टनम में पहला कारखाना अस्थायी खोला। 1613 में सूरत में पहला कारखाना स्थायी रूप से। 1615 में सर थॉमस रॉ व्यापारिक अधिकार प्राप्त करने के लिए जहांगीर के दरबार में आए। 1620 में डेनिस ने तमिलनाडु में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। 1668 में फ्रांसीसियों ने सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। ध्यान रखिएगा। अंग्रेजों का आगमन 1759 में हुगली नदी के तट पर वेदरा या हुगली का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हराया।
1612 में सूरत में सुबाली का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को भी हरा दिया। ध्यान रखिएगा, डचों को फिर पुर्तगालियों को। कर्नाटक का युद्ध होता है और इसकी शुरुआत ब्रिटिश और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी। 1744 और 1763 के बीच कुल 3 कर्नाटक युद्ध लड़े गए। डुप्ले ने पहले 2 कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किया था। ध्यान रखिएगा, 1744 से 1763 के मध्य कुल 3 कर्नाटक के युद्ध हुए थे, जिसमें से 2 युद्धों का फ्रांसीसी सेना की तरफ से डुप्ले ने नेतृत्व किया था। ओके, प्रथम कर्नाटक युद्ध 1744 से 1748 यह एक्सला चैपल की संधि के साथ समाप्त हुआ। जीत फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की होती है। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754, इसकी शुरुआत अंबूर की लड़ाई अंग्रेजों द्वारा जीती गई उससे होती है और पांडिचेरी की संधि के साथ समाप्त होती है या इसका अंत होता है। नेक्स्ट तीसरा कर्नाटक युद्ध ये 1756 से 1763, वांडीवास की लड़ाई 1760 तीसरे कर्नाटक युद्ध का एक हिस्सा थी। यह युद्ध 7 वर्षों के आंग्लो फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार था, जो ऑस्ट्रेलियाई उत्तराधिकार युद्ध के कारण हुआ था। यह पेरिस की संधि के साथ समाप्त होता है, जो तीसरा कर्नाटक युद्ध था। सर आयर कूट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने कांपटे डी लाली के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना को पराजित किया था। नेक्स्ट उसके बाद बंगाल, यहाँ पर देखो, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर आधुनिक भारत होगा। ओके, बंगाल 1717 से 1727 मुर्शिद कुली खान बंगाल के पहले नवाब थे। 1717 में मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने एक स्वर्ण फरमान व्यापार का मैग्ना कार्टा जारी किया, जिसके तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 3000 की वार्षिक भुगतान पर बंगाल में स्वतंत्र रूप से व्यापार करने की अनुमति दी गई। फरमान ने कंपनी को माल ले जाने के लिए दस्तक या व्यापार की अनुमति जारी करने का अधिकार दिया। नेक्स्ट, बंगाल के नवाब सबसे पहले मुर्शिद कुली खान, ये इनका क्रम पूछ लिया जाता है। फिर शुजा-उद-दीन मोहम्मद खान, फिर अलीवर्दी खान, फिर सिराज-उद-दौला। याद रखिएगा ये क्रम को। ओके, नेक्स्ट सिराज-उद-दौला 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद 30 वर्ष की आयु में वह नवाब बन गए। बंगाल के अंतिम स्वशासी नवाब थे और वह बंगाल में अंग्रेजों को प्राप्त व्यापारिक विशेषाधिकार से खुश नहीं थे। जो अंग्रेजों को व्यापारिक जो विशेषाधिकार प्राप्त थे वो उनसे खुश नहीं थे और अंग्रेजों द्वारा किलेबंदी करने से मना करने के बाद सिराज-उद-दौला ने फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया। ब्लैक होल त्रासदी 1756 में कोलकाता में फोर्ट विलियम में एक छोटे से हवा रहित कमरे में ब्रिटिश सैनिकों और अन्य कैदियों के लिए कैद की एक रात थी। इस घटना ने रॉबर्ट क्लाइव को उकसाया, जिससे बदला लेने का एक फैसला किया, जिसके कारण ही क्या होता है तो प्लासी की लड़ाई होती है। ध्यान रखिएगा। ओके, प्लासी की लड़ाई 1757, यह रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और सिराज-उद-दौला जो बंगाल के नवाब थे इनके बीच लड़ा गया था। सिराज-उद-दौला के सैनिक कमांडर मीर जाफर ने अंग्रेजों से हाथ मिला लिया और इस लड़ाई में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की औपचारिक शुरुआत की पुष्टि की। ओके, ध्यान रखिएगा जो इस लड़ाई में होता है ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन था, रॉबर्ट क्लाइव, और ये भारत की तरफ से बंगाल के जो नवाब थे ये इनकी तरफ से जो इनका मीर जाफर ये इनका कमांडर सैनिक था, ये अंग्रेजों से जाकर मिल जाता है, यानी कि रॉबर्ट क्लाइव से, और इसमें अंग्रेजों की जीत होती है। ध्यान रखिएगा। और जो सिराज-उद-दौला है वो हार जाता है। नेक्स्ट, प्लासी की युद्ध के परिणाम क्या क्या निकले तो उनको भी देखते हैं। सिराज-उद-दौला मारा गया। ओके, इसमें कौन मारा जाता है, सिराज-उद-दौला, और बंगाल का नया कठपुतली नवाब बनाया जाता है। किसको, तो मीर जाफर को, जो अंग्रेजों से जाकर मिल जाता है। नेक्स्ट, तत्कालीन मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय इसके बाद मीर कासिम गद्दी पर बैठा और उसने राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की।
शुजा-उद-दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ बक्सर की लड़ाई 1764 का नेतृत्व किया। फिर उसके बाद बक्सर की लड़ाई होती है 1764 में। बक्सर की लड़ाई 1764 हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजों ने इस लड़ाई को जीत लिया। इलाहाबाद की संधि 1765 में शुजा-उद-दौला, मुगल सम्राट शाह आलम और रॉबर्ट क्लाइव के बीच 1765 में हुई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके तहत दो अलग अलग संधियां पर हस्ताक्षर किए गए थे। प्रथम संधि अवध के नवाब के साथ पहली संधि होती है और इलाहाबाद और खड़ा वो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया गया इलाहाबाद को, और नवाब ने युद्ध में जो क्षतिपूर्ति हुई थी उसके रूप में अंग्रेजों को 50 लाख रुपए दिए थे। ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट, शाह आलम द्वितीय के साथ दूसरी संधि। सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद में ब्रिटिश संरक्षण में रखा गया। बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को 26 लाख रुपए के वार्षिक भुगतान के बदले में दी गई। कंपनी ने इस प्रांतों में निजामत, सैन्य और न्यायिक कार्यों के निष्पादन के लिए सम्राट को प्रति वर्ष 53 लाख रुपए का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा दीवानी और निजामत कार्यों पर इस नियंत्रण को दोहरी सरकार कहा गया। मीर जाफर को फिर से नवाब बनाया गया। इलाहाबाद की संधि 7 साल तक चली और 1772 में वॉरेन हेस्टिंग द्वारा समाप्त कर दी गई। अवध का प्रथम नवाब शहादत का बुरहान उल मुल्क थे। अवध के चौथे नवाब आसफ उद दौला ने लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण कराया था। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, उसके बाद मैसूर में वाडियार राजवंश का शासन था। हैदर अली जो वाडियार राजवंश के अधीन एक सैनिक था। आंग्ल मैसूर युद्ध होता है और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 यह मद्रास की संधि के साथ समाप्त हुआ। विजयी मैसूर होता है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784। हैदर अली को पोर्टो नोबा की लड़ाई 1781 में सर आयर कोट के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना ने पराजित कर दिया था। युद्ध के दौरान कैंसर के कारण अपने पिता हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान गद्दी पर बैठा और इसका अंत मंगलौर की संधि के साथ हुआ। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1790 से 92। यह श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ समाप्त हुआ। तीसरे मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान राजधानी टीपू सुल्तान की याद रखिएगा, राजधानी क्या थी? श्रीरंगपट्टनम। तो टीपू सुल्तान की हार हुई, उन पर भारी जुर्माना लगाया गया और उनके 2 बेटों को बंधक भी बना लिया गया टीपू सुल्तान के। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1798 से 99। फ्रांसीसियों के साथ टीपू सुल्तान की बढ़ती निकटता के कारण अंग्रेजों ने उनके साथ पुनः युद्ध छेड़ दिया। युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया। याद रखिएगा। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, उसमें टीपू सुल्तान मारा जाता है। सहायक संधि होती है, शुरुआत 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा की गई थी। हालांकि यह फ्रांसीसी गवर्नर जनरल लॉर्ड डुप्ले की दिमाग की सोच थी। सहायक संधि के तहत भारतीय शासकों को अपने क्षेत्र में तैनात ब्रिटिश गैरिसन सेना के लिए सब्सिडी देनी पड़ती थी। किसी भी सेवा के लिए किसी अन्य यूरोपीय के साथ साझेदारी करने और अन्य भारतीय शासकों के साथ बातचीत करने के लिए उन्हें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से अनुमति लेनी पड़ती थी। अपनाया गया हैदराबाद 1798, मैसूर 1799, तंजौर 1799, अवध 1801 और पेशवा 1802 में। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, पंजाब सुकर चकिया मिसल के महाराजा सिंह ने 1809 में अंग्रेजों के साथ अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। ये डेट याद रखिएगा, ये संधियों की।
और सतलुज नदी को सिख साम्राज्य और ब्रिटिश साम्राज्य के बीच सीमा घोषित कर दिया गया। 1839 में मेवाक की मृत्यु हो गई। मेवाक की इधर आंग्ल सिख युद्ध, प्रथम आंग्ल सिख, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, युद्ध 1845 इसके परिणाम स्वरूप सिख साम्राज्य की पराजय हुई और आंशिक रूप से उसे ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन कर दिया गया तथा जम्मू और कश्मीर एक अलग रियासत के रूप में ब्रिटिश आधिपत्य देने। नेक्स्ट, महाराजा दलीप सिंह और अंग्रेजों के बीच लाहौर की संधि और भैरोवाल की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 में हुआ। महाराजा दलीप सिंह को कैद कर लिया गया, उनसे कोहिनूर हीरा चुरा लिया गया। उस समय लॉर्ड डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल थे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, इधर अफगान, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 1842। अफगान शासक मोहम्मद खां को गद्दी से हटा दिया गया। शाह शुजा को सिंहासन पर बैठाया गया। प्रथम युद्ध लॉर्ड ऑकलैंड भारत के गवर्नर जनरल कार्यकाल में हुआ था। जॉन लॉरेंस गवर्नर जनरल ने अपने कार्यकाल के दौरान अफगान साम्राज्य के प्रति निपुण उदासीनता की नीति लागू की थी। दूसरा वांगला अफगान युद्ध, ये 1778 से 1780 गंधमक की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिटिल थे, ध्यान रखिएगा। तीसरा आंग्ल युद्ध, ये हुआ था 1919 में, डेट याद रखिएगा। नेक्स्ट है बर्मा म्यांमार, ओके, म्यांमार का ही पुराना नाम क्या है, बर्मा। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 1826 यह यान डाबू की संधि के साथ समाप्त हुआ था। ये कब हुई थी यान डाबू की संधि? तो 1826 में। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 से 1853, डेट याद रखिएगा, ओके। तो ये थी आज की हमारी क्लास। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में आपको क्लास कैसी लगी। साथ ही यदि हमसे कोई टाइपिंग मिस्टेक भूल होता है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और यदि आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस चैनल की लिंक इस क्लास के नीचे कमेंट बॉक्स में नीचे पिन कर दूँगी। वहाँ से आपको सभी क्लासेस की PDF मिल जाएंगे। तो आप अच्छे से क्लासेस को देख लीजिएगा, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से तैयारी करते रहिएगा।